नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज मैं आपको एलसीडी के पावर सप्लाई के बारे में बताऊंगा कि एलसीडी का पावर सप्लाई किस तरह से काम करता है और कैसे उसकी डिज़ाइनिंग होती है। क्योंकि हमारा जो सीआरटी टीवी का पावर सप्लाई था वो थोड़ा अलग है, लेकिन एलसीडी टीवी का पावर सप्लाई भी थोड़ा अलग है। तो हम इसका कंसेप्ट जो है सीआरटी टीवी जो पावर सप्लाई है, इसका कंसेप्ट यूज करके हम एलसीडी टीवी का पावर सप्लाई कैसे रिपेयर करें, आज मैं अब आपको उसके बारे में ही बताऊंगा। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि एलसीडी का पावर सप्लाई रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि जो फंडामेंटल है सब पावर सप्लाई में वही लगता है, थोड़ी सर्किट बढ़ा दी जाती है, बस उतना ही होता है। और जो है कि थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उसमें एलसीडी है तो उसके चलने के लिए अलग अलग वोल्टेज चाहिए, और इसके अंदर इन्वर्टर बोर्ड भी है, उसके लिए चलने के लिए अलग वोल्टेज चाहिए। तो पैनल का वोल्टेज, इन्वर्टर का वोल्टेज, प्लस उसको मेन बोर्ड को जो चलने के लिए वोल्टेज चाहिए वो अलग है। तो सब अलग अलग वोल्टेज किस तरह से बनते हैं और कब बनते हैं। क्योंकि हमने जो पावर सप्लाई का जो सीआरटी टीवी में पावर सप्लाई है उसका हमने वीडियो देखा था कि उसमें होता क्या है कि हम जैसे ही प्लग इन करते हैं वैसे ही हमारे सारे वोल्टेज निकल के बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले 12 वोल्ट एक्टिव होता है। 12 वोल्ट एक्टिव होने के बाद 5 वोल्ट बनता है, और जो कि 5 वोल्ट प्रोसेसर को जाता है। और प्रोसेसर क्या होता है, वो रेडी हो जाता है कि आप जैसे ही कमांड दोगे तो वैसे ही 8 वोल्ट को जनरेट करके ऊपर का सेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑन करता है। तो अभी आपको सामने एक मैं पावर सप्लाई का स्कीमेटिक खोल के रखा हूँ, जो कि एक सीआरटी टीवी का है। तो उसके अंदर आपको देख सकते हो कि इस तरह से ये हमारा है ईएमआई फ़िल्टर, मतलब कि जो हमारे एसी फ़िल्टर होते हैं। एसी जैसे कि यहाँ पर एनटीसी लगता है, 4-5 पीएफ लगता है, तो वो सब फ़िल्टर होता है ईएमआई फ़िल्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा कुछ बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस। तो वो फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर ईएमआई का फ़िल्टर लगा हुआ है। तो उसके बाद हमारा ब्रिज आता है। तो ये इसलिए लगा है कि ताकि जो फ्लक्चुएशन हमारे लाइट में आता है, जैसे कि हमारी अगर साइकिल एसी की साइकिल आती है, वो परफेक्ट एकदम प्योर एसी नहीं होता है, या आप बोल सकते हो कि उसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशन होता है। अगर वो वोल्टेज में डायरेक्ट ही ब्रिज रेक्टिफायर को दूँ तो हमारा चांसेस रहेगा कि ब्रिज रेक्टिफायर बार बार शॉर्ट होता रहेगा या ख़राब होता रहेगा। इसके लिए ये ईएमआई फ़िल्टर एक लगाया जाता है, ताकि जो फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को एक तरह से मैनेज करके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल हमारे ब्रिज को मिले, ताकि ये ब्रिज प्रॉपर तरीके से उस वोल्टेज को रेक्टिफाई करे। और उसके बाद ही जब रेक्टिफायर करता है तो उसके अंदर रिपल होता है। तो रिपल फिल्टर करने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया रहता है। उसके बाद वो हमारे जाते हैं डायरेक्ट ही एसएमपीएस को, एसएमपीएस की एक वाइंडिंग में जाएगा। उसके बाद वो दूसरे एक वाइंडिंग का छोर इधर है, दूसरा वाइंडिंग का छोर इधर है। तो दूसरा वाइंडिंग का छोर होता है वो एक मॉसफेट से कनेक्टेड होता है या ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड होता है, हमने देखा है। और वो ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करता है एक एसएमपीएस कंट्रोलर। एसएमपीएस कंट्रोलर मतलब एक ट्रांजिस्टर आता है जैसे जो कि 2655 करके रहेगा। तो यहाँ पर एक आईसी लगाया है, लेकिन हमारे सीआरटी टीवी में क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर होता है। या फिर जब जैसे आप हायर मतलब कि किसी किसी में आईसी भी लगाया रहता है, किसी जैसे सोनी वोनी का पावर सप्लाई आप देखोगे तो उसके अंदर एक आईसी भी लगाया रहता है। तो किसी किसी ट्रांजिस्टर कंट्रोल करने के लिए आईसी लगाया रहता है। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे जो चाइना का सप्लाई आता है या फिर और कंपनी के लिए वीडियोकॉन का भी आ जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। जैसे 2655 लगाया जाता है, 2655 या फिर 3807, ये ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है यहाँ पर। ये ट्रांजिस्टर किस हिसाब से एक्टिव होता है, जिस हिसाब से इसको यहाँ से एक ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर का आधा हिस्सा इधर बनाया है, एलईडी इधर दिखाया है और फोर ट्रांजिस्टर इधर दिखाया है। तो इसका एक वर्क होता है, जैसे जैसे एलईडी इस पर पड़ेगी वैसे वैसे यहाँ से करंट जनरेट होता है। जो करंट हमारे एसएमपीएस कंट्रोलर को, मतलब कि जो हमारा ड्राइव करेगा इस मॉसफेट को, उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज दिया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी निकालते रहे, जिस हिसाब से एक पर्टिकुलर वोल्टेज यहाँ पर बनते रहेंगे। अगर ये फ्रिक्वेंसी, ये वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो यहाँ का आउटपुट भी आपको कम ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से है। तो हमारा 135 वोल्ट, 20 वोल्ट, 12 वोल्ट, 8 वोल्ट,
तो ये सब वोल्टेज हमारे, ये जो आता है हमारे EST को जाएगा, ये हमारा साउंड IC को जाएगा, रेगुलेटर सेक्शन को जाएगा। तो इसमें ये सब अलग अलग है वोल्टेजेस है, तो अलग अलग सेक्शन जाएगा। लेकिन ये 135 वोल्ट और ये 20 वोल्ट ये सब कभी एक्टिव होते हैं जब प्रोसेसर 8 वोल्ट बना के देता है एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर को, और ड्राइवर ट्रांजिस्टर से ड्राइवर ट्रांसफार्मर एक्टिवेट होता है। वो ड्राइवर ट्रांसफार्मर एक्टिवेट होने के बाद वो फ्लाईबैक को ऑन करता है, जिसकी वजह से सारे वोल्टेज बन के बाहर निकलते हैं। 180 वोल्ट जो बेस को जाते हैं, उसके बाद ही RGB का सिग्नल निकल के हमारे CRT पे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा CRT टीवी का पूरा। लेकिन अब हम LCD पे बात करें तो LCD के लिए एक अलग सप्लाई होती है। तो उसके अंदर एक 2-3 सेक्शन है। तो सेक्शन जैसे एक PFC ले लो, PFC सेक्शन में, और उसके अंदर एक जो है कि जो बैकलाइट का वोल्टेज बनाता है, जिसे लीनियर रेगुलेशन कहते हैं, बैकलाइट का वोल्टेज बनाता है, और फिर पैनल के वोल्टेज को बना के देता है। तो और जो साउंड IC को वोल्टेज बना के देता है, तो वो सब वोल्टेज बना के देता है। और दूसरा एक होता है स्टैंड बाई सर्किट। तो जैसे कि हमने प्लग इन करते हैं, जैसे यहाँ पर ये सब सप्लाई निकल के बाहर आ जाती है, वैसे ही हम LCD में जैसे ही प्लग इन करते हैं वैसे ही 5 वोल्ट निकल के बाहर आता है। तो मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ। सर्किट हम लोग देखते हैं। अभी मैंने एक रफली सर्किट डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझा सकूँ कुछ। आपको भी मेन सर्किट डायग्राम इस साइड में है, आपको दिखाऊंगा। तो ये इसका मेन सर्किट डायग्राम है, हम इसको समझेंगे। लेकिन उससे समझने से पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम ही समझ लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो क्योंकि ब्लॉक डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्किट समझने के लिए आपको ब्लॉक डायग्राम समझाना मेरे को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी मैं आपको ईजी वे से बता सकता हूँ। नहीं तो आपको ब्लॉक डायग्राम नहीं समझेगा तो आप इसको भी समझ नहीं पाओगे, समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं यहाँ पर आप 3 IC को देख के रखो। ये एक IC है, ये एक IC है, और ये एक IC है। और यहाँ पर 3 ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। एक इधर है ट्रांसफार्मर, एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, और एक छोटा सा ट्रांसफार्मर यहाँ पर है, जिसको हम बोलेंगे PFC का ट्रांसफार्मर है। तो मैं सबसे पहले सर्किट डायग्राम हम आपको ब्लॉक डायग्राम समझा देता हूँ। तो इस तरह से है इसका ब्लॉक डायग्राम, इसको सीधे तरीके से पकड़ लेता हूँ। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पर जैसे जो वहाँ पर लिखा था EMI फ़िल्टर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AC फ़िल्टर एंड रेक्टिफायर। तो मैंने डायोड को भी इसके अंदर ही डाल दिया है। उसके बाद इसको पास करने के लिए यहाँ पर लगाया है एक इंडक्टर, और यहाँ पर एक PFC का ट्रांसफार्मर है, PFC का एक डायोड है। तो क्योंकि ये डायोड के जरिए, मतलब जब आप बूस्टिंग सर्किट बोलते हैं ना, बूस्टिंग सर्किट के साथ में एक इंडक्टर कॉइल होता है, एक डायोड होता है। तो ये जो सर्किट है यहाँ पर ही पूरा सर्किट हम मिला के बोलेंगे PFC सर्किट। ये क्या काम करता है, वो 300 वोल्टेज को, जब आप अगर PFC सर्किट एक्टिवेट नहीं है तो डायरेक्ट ही 300 वोल्टेज यहाँ से पास हो जाएगा। 300 वोल्टेज आगे जाके ये कॉइल पे जाके एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर आके रुका रहेगा। ये वोल्टेज कभी एक्टिव होगा जब ये ड्राइवर IC, मतलब कि जो IC आपको दिखाया दूसरा वाला, जिसको लीनियर रेगुलेशन बोलेंगे, यहाँ से वोल्टेज निकलेगा 130 वोल्ट जो बैकलाइट को जाएगा, 24 वोल्ट जो ऑडियो सेक्शन को जाएगा, और यहाँ पर दूसरा है 12 वोल्ट जो कि पैनल को जाएगा। तो ये वोल्टेज एक्टिवेट होते हैं बाद में। तो सबसे पहले एक्टिवेट होता है हमारा स्टैंड बाई का सर्किट। तो स्टैंड बाई सर्किट एक्टिवेट होने के लिए सबसे पहले इसको ऑन होने के लिए, सर्किट को ऑन होने के लिए इसको खुद को एक VCC चाहिए। VCC चाहिए। यहाँ पर VCC दिया गया है हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के। इसको VCC यहाँ पर 14 वोल्ट के आसपास आएगा VCC इसके VDD पिन पे। VCC पिन है, VDD पिन जो भी आप समझ लो, सप्लाई पिन यहाँ पर आएगा। और ये 300 वोल्टेज जो है, अभी 300 ही वोल्ट आएंगे क्योंकि हमारा PFC एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ये 300 वोल्टेज आएंगे सीधा ही हमारे ट्रांसफार्मर पे। ये वोल्टेज कभी वर्क में आएंगे जब इसको इनेबल मिलेगा, मतलब VDD मिलेगा तब। जैसे इसको VDD मिल गया, ये स्टार्ट हो जाएगा, अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर बात हो गई कि जैसे ही मैं प्लग इन करूँगा, मेरा यहाँ पर मतलब इसको VDD तुरंत मिल जाएगा, और इसको 300 वोल्ट भी तुरंत मिल जाएगा, मतलब मेरा स्टैंड बाई ऑन हो जाएगा। तो तुरंत मेरा स्टैंड बाई ऑन होता है। जैसे ही स्टैंड बाई ऑन होगा, ये जाएगा अभी हमारे माइक्रो कंट्रोलर को ऑन कर देगा, जो हमारा प्रोसेसर लगा है उसको ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद आपके फ्रंट साइड के LED पे आपकी LED ग्लो हो जाएगी, वहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएंगे या 3.3 वोल्ट। आपका सेंसर भी एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आप प्रेस करते हैं सिग्नल,
रिमोट से आप देते हो पावर ऑन या पावर का बटन प्रेस करते हो तो PS ऑन निकलता है। PS ऑन एक ऑप्टो कपलर को जाता है। ऑप्टो कपलर क्या करता है, ये 14 वोल्ट सीधा ही एक्टिवेट करता है। 14 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी आएगा यहाँ पर ये एक्टिवेट करेगा किसको, सबसे पहले ये PFC सर्किट को एक्टिवेट करेगा। PFC सर्किट को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर रहेगा, तो कैपेसिटर पे 319 वोल्ट आ जाता है। एक कैपेसिटर पे 319 वोल्ट आ जाता है। जैसे ही 319 वोल्ट आएगा ये सेंस कर लेगा, यहाँ से इसको सेंसिंग ये सेंस करेगा 319 वोल्ट ओके है, ठीक है। तो ये 319 वोल्ट ओके रहेगा तो यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर एक पिन रहेगा जिसको बोलेंगे PFC ओके। PFC ओके रहेगा, ये सिग्नल सीधा ही इसको जाएगा। अभी मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाऊँ, उसमें सब सिग्नल दिखाया है। PFC ओके का सिग्नल इसको जाएगा, जैसे PFC ओके का सिग्नल इसको जाएगा ये स्टार्ट कर देगा फंक्शन, अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा। और इस ड्राइवर मॉसफेट मतलब यहाँ पर मैंने इस तरह से दिखाया है कि ये सिंगल ब्रिज, मतलब कि इसमें भी दो टाइप का आता है, एक फुल ब्रिज आता है, एक हाफ ब्रिज आता है। तो मैंने ये जो मॉसफेट ये जो है यहाँ पर हाफ ब्रिज में दिखाया हूँ, ये मॉसफेट को ड्राइव करेगा। तो ये मैं हाफ ब्रिज यहाँ पर दिखाया हूँ, लेकिन आप अभी कभी कोई कंपनियाँ फुल ब्रिज बनाती है, कोई कंपनियाँ हाफ ब्रिज बनाती है, तो इसमें भी तरीका है। तो यहाँ पर मैंने हाफ ब्रिज दिखाया है। तो ये मॉसफेट का एक्टिवेट करेगा, मॉसफेट एक्टिवेट कर यहाँ पर ड्राइव करेगा, मॉसफेट ड्राइव का सिग्नल निकलेगा जिससे ये स्विचिंग करना स्टार्ट करेगा ऑफ ऑन। तो होगा क्या, तो ये जैसे ही ऑन होगा उस तरह वैसे ही यहाँ से वोल्टेज बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि जब से PFC ऑन नहीं होगा तब PFC ऑन हुआ, PFC का एक जो वोल्टेज निकला यहाँ से 390 वोल्ट, अगर 390 वोल्ट प्रॉपर है तो यहाँ से एक सेंस कर लेगा कि ये वोल्टेज जो है ओके है। अभी समझ लो जो भी वोल्टेज यहाँ पर समझ लो कि 390 वोल्ट बना, तो यहाँ पर समझ लो 5 वोल्ट आएगा, ऐसा ही मान के चलते 5 वोल्ट आया। अगर 5 वोल्ट से कम होता है, 4 वोल्ट हो जाता है, इसको लगेगा कि हाँ भाई मेरा जो है वोल्टेज है वो कम बन रहा है, तो ये PFC ही बंद कर देगा, क्योंकि वोल्टेज कम बनेगा, यहाँ पर कोई भी लीकेज रहेगा तो वोल्टेज कम बनाएगा। तो कम बनाएगा, इस हिसाब से यहाँ पर रजिस्टर भी लगाए गए हैं। तो ये वोल्टेज यहाँ जैसे ही ये वोल्टेज कम होगा तो यहाँ का वोल्टेज भी कम हो जाएगा। कम होने से क्या करेगा, PFC बंद कर देगा। अगर कोई इसमें भी लीकेज रहेगा तो PFC को बंद कर देगा। जब PFC बंद रहेगा, PFC बंद हो तो यहाँ पर जो PFC ओके का सिग्नल है इसको नहीं आएगा, तो ये भी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सब है। तो हम अभी चलते हैं मेन सर्किट डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर एक मैंने पावर सप्लाई से उठाया है सर्किट डायग्राम आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैं सेक्शन को मार्क किया हूँ, आपने देखा एक मैंने ब्लैक लाइन खींचा है, इस तरह से ब्लैक लाइन यहाँ पर इस तरह से ऊपर गया है, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक लाइन मार्क कर दिया है। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है ये PFC सर्किट रिक्वायर्ड टू बूस्ट वोल्टेज कितना वोल्ट 390 टू 390 वोल्ट, बूस्ट वोल्टेज 300 टू 390 वोल्ट। तो ये 390 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं। 380 भी हो सकता है, 380 वोल्ट, लेकिन उससे कम होगा। तो आपको वही बताया कि यहाँ से जो वोल्टेज सेंस कर रहा है ये 390 वोल्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेंसिंग का है, जो सेंस कर रहा है वो सेंसिंग सीधा देखो यहाँ पर लिखा है ना PFC ओके। अगर ये वोल्टेज सही रहेगा तो PFC ओके का सर्किट एक्टिवेट कर देगा। अभी आप देख सकते हो कि ये PFC ओके का जो सर्किट है वो कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ से लाइन आया है, ये यहाँ पर PFC स्टॉप। अगर PFC अगर ओके नहीं रहेगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो PFC स्टॉप का एक सिग्नल यहाँ पर भी आया हुआ है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी सब हमने बेसिक पढ़ा हुआ है, तो इसको हम नहीं समझते, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। यार आपको तो इतना आइडिया रहेगा ये सब किस तरह से काम करता है। एक तरफ फिल्टर है, इंडक्टर कॉइल लगाया हुआ है, यहाँ पर रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के बाद एक लाइन फिल्टर लगाया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से एक सप्लाई लिखना है, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया है, वहाँ से एक सप्लाई आ गया है यहाँ पर सीधा एक ट्रांजिस्टर से एक यहाँ पर इसके VDD पिन पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं।
कि इसके एक VDD पिन पे आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो VDD पिन, वही सप्लाई आया है VDD पिन पे। यहाँ पर कम से कम आपको 10, 9, 8 ऐसे वोल्ट रहेंगे, इस हिसाब से वोल्टेज रहेगा यहाँ पर। उसके बाद यही कनेक्शन आप देख सकते हो कि एक ट्रांजिस्टर को गया है, यहाँ पर 14 वोल्ट मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं 14 वोल्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो इसको यहाँ से VDD मिल गया। उसके बाद अब मैं कॉइल को देखता हूँ, ये कॉइल है हमारा इंडक्ट जो बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर है ये। तो ट्रांसफार्मर को हमको 300 वोल्ट चाहिए, तो ये 300 वोल्टेज इस तरह से यहाँ से इस तरह से गया है, ये सीधा ही इस लाइन पे आके जुड़ गया है। मतलब इसको VDD मिल गया और यहाँ पर 390 वोल्ट मिल गया। तो यहाँ पर जो एक RC ऑसिलेटर का सर्किट बनाया है, ये RC ऑसिलेटर बोल सकते हैं हम इसको। तो ये एक ऑपरेट मतलब यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकालना शुरू करेगा, फ्रीक्वेंसी निकालेगा और जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर स्विचिंग करना स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट स्टैंड बाई आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 वोल्ट स्टैंड बाई मिलेगा। यहाँ पर 5 वोल्ट स्टैंड बाई लिखा है, ये लिखा रहेगा, या तो फिर दूसरा क्या नाम है, ये 5 वोल्ट लिखा रहेगा। ये सप्लाई की जरूरत है। स्टैंड बाई सप्लाई रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन प्रोसेसर इट फर्स्ट वोल्टेज टू प्रोसेसर, इफ दिस वोल्टेज इज मिसिंग देन पावर LED इज नॉट ग्लो। अगर ये वोल्टेज मिसिंग रहेगा तो पावर LED हमारा जलेगा नहीं। अभी ये 5 वोल्ट प्रॉपर एम्पियर और वोल्टेज निकाल रहा है, उसका एक इन्फॉर्मेशन या एक बोल सकते हैं एक फीडबैक दिया जाता है इस IC को। आप देख सकते हो फीडबैक पिन पे ही दिया है। तो इस तरह से इसको फीडबैक मिलेगा कि ये वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बना। अगर ये वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बनेगा तो ये वोल्टेज बनाना कंटिन्यू स्टार्ट रखेगा। अगर ये वोल्टेज कम ज़्यादा हुआ या इसमें कुछ लीकेज रहेगा तो ये वोल्टेज कम होगा, तो ये फीडबैक के जरिए इस जो ऑसिलेशन है उसको बंद करा देगा या ट्रांसफार्मर की स्विचिंग को बंद करा देगा। ठीक है, ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद जैसे ही आपको प्रोसेसर को मिलता है वोल्टेज, वो प्रोसेसर को वोल्टेज मिला, आपके फ्रंट LED पे वोल्टेज आ गया, सेंसर भी एक्टिवेट हो गया। तो वैसे आप पावर इशू से क्या करोगे, रिमोट के पावर से पावर को ऑन करोगे तो एक ऑन ऑफ का सिग्नल निकलेगा वहाँ से। कौन सा सिग्नल? ऑन ऑफ का सिग्नल निकलेगा। ऑन ऑफ का सिग्नल निकलने के बाद यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर को यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ ये सर्किट समझिए, हम ध्यान से कंट्रोल सर्किट इसको बोलेंगे, प्रोटेक्शन सर्किट भी बोल सकते हैं, कंट्रोल सर्किट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ऑप्टो कपलर के ऊपर वोल्टेज आ रहा है, ऑप्टो कपलर के ऊपर वोल्टेज ये देखो 5 वोल्ट यहाँ से, इसी से 5 वोल्ट यहाँ से उठा के इसको दिया है। लेकिन ये अभी ऑप्टो कपलर एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कब होगा? LED पे 5 वोल्ट तो है लेकिन इसको ग्राउंड नहीं मिला। अभी ग्राउंड कब मिलेगा? जब इसको PS ऑन का सिग्नल मिलेगा तब। जैसे इसको PS ऑन का सिग्नल मिलेगा ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा, ये ट्रांजिस्टर सीधा ही ग्राउंड को कनेक्ट हो जाएगा। LED मेरा स्टार्ट हो जाएगा ग्लो। आपको फोटो ट्रांजिस्टर का अगर वर्किंग मालूम रहेगा, तो आपको ये इजी समझ में आ जाएगा। तो ये अभी LED ग्लो नहीं हुआ है क्योंकि इसके ऊपर 5 वोल्ट तो मिल रहा है। मैं आपको LED का डायग्राम बनाता हूँ किस तरह से है। ये समझ लो मेरा एक LED है, इस तरह से इसके अंदर से निकलता है। तो मैं यहाँ पर 5 वोल्ट दे दे रहा हूँ इसको, ठीक है, 5 वोल्ट मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ को मैं ऐसे ही NC छोड़ दिया, कुछ कनेक्ट नहीं किया हो या ओपन छोड़ दिया हूँ शायद, तो ये LED ग्लो नहीं होगा। कब ग्लो होगा? जब मैं इसको ग्राउंड प्रोवाइड करूँगा तब। या इस तरह से आप बता सकते हो मैंने 5 वोल्ट का बैटरी लगाया है। अगर मैं सर्किट यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो LED ग्लो नहीं होगा क्योंकि इसको ग्राउंड नहीं मिल रहा है। तो ये ग्लो कब होगा? जब इसको ग्राउंड मिलेगा तब। जितना सप्लाई ज़रूरत होता है उतना ही ज़रूरत होता है ग्राउंड का। तो ये स्टार्ट करें, इसको ग्राउंड मिल जाएगा यहाँ से तो LED स्टार्ट हो जाएगा, LED ये चालू हो जाएगा। LED को चालू होने से ये फोटो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अभी मैं ट्रांजिस्टर की बात करूँ, फोटो ट्रांजिस्टर मतलब क्या होता है कि फोटो मतलब लाइट से एक्टिवेट होना ट्रांजिस्टर। तो लाइट से एक्टिवेट मतलब हम लोग एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, किस तरह से होता है, इस तरह से होता है ट्रांजिस्टर। तो ये इस पे हम सिग्नल देते हैं, वोल्टेज देते हैं कितना। अगर ये ट्रांजिस्टर रहेगा तो इसके हम लोग 2 से लेके 5 वोल्ट तक या 10 वोल्ट तक देंगे, ठीक है। तब जाके ये ट्रांजिस्टर, अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 वोल्ट, तब जाके ये 5 वोल्ट ग्राउंड होगा, तब जाके 5 वोल्ट इधर सप्लाई पास हो जाएगा। अगर मैं इसको वोल्टेज नहीं देता हूँ तो ये ग्राउंड नहीं होगा। उसी तरह से फोटो ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, इस तरह से रहेगा। फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर जब से LED का प्रभाव, मतलब LED, मैं आपको इधर बताता हूँ, LED फोटो मतलब लाइट, जब से इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगा तब से ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। मतलब ऑन नहीं होगा तो मतलब कि ये जो वोल्टेज है यहाँ 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ पास नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ
पास नहीं करेगा, 5 वोल्ट को ग्राउंड नहीं करेगा, क्योंकि ये फोटो ट्रांजिस्टर है। जब से ये फोटो इसके ऊपर लाइट नहीं गिरेगा इसके बेस के ऊपर, यहाँ पर बेस को वोल्टेज दे रहे थे, यहाँ पर बेस को क्या दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तब तक ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसको आपको इससे बताता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्टिवेट, एक्टिवेट हो जाएगा, कहाँ गया ट्रांजिस्टर होगा, ये हो जाएगा एक्टिवेट। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो होगा क्या, ये वोल्टेज सीधा जो यहाँ पर आ रहा था वोल्टेज, वो वोल्टेज सीधा पास आउट हो जाएगा। जो कि करंट है, जो बेस को करंट यहाँ पर 14 वोल्ट था, तो यहाँ पर बेस को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर 14 वोल्ट आके रुका हुआ है, लेकिन ना ही ये इधर जा पा रहा है, ना ही ये इधर आ पा रहा है। तो कब आएगा, जब ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा, ये जो 14 वोल्ट है एक रजिस्टर का ड्रॉप लगाएगा, और यहाँ पर एक जीनर भी लगाया हुआ है। तो जीनर जितने वोल्ट का रहेगा उतना वोल्ट एक फिक्स वोल्टेज इस बेस को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने से क्या होगा, ये इस सेक्शन को भी ऑन कर देगा। यहाँ पर देख सकते हो ये वोल्टेज इधर भी जाएगा, किसको जाएगा, इसके बीसीसी पिन को, इस आईसी के बीसीसी पिन को जा रहा है, आप देख सकते हो। और यही जाता है हमारे पीएफसी ऑन को, पीएफसी का बीसीसी भी यहीं से जाता है, आप देख सकते हो। पीएफसी का बीसीसी भी इसी को जा रहा है। तो ये 14 वोल्ट इसको मिल जाएगा। जैसे इसको 14 वोल्ट मिल जाएगा, ये स्टार्ट कर देगा अपना फंक्शन अपना स्टार्ट करेगा, 390 वोल्ट कर देगा। 390 वोल्ट करने के बाद अभी होगा क्या, अभी एक सिग्नल इसको मिल गया पीएफसी ओके, पीएफसी सर्किट मतलब ओके है। तो ये सिग्नल सीधा ही हमारी इस आईसी को जाएगा। तो ये जैसे ही आईसी को यहाँ पर मिल गया सिग्नल, ये आईसी स्टार्ट करेगा इसको चॉपिंग करना, मतलब स्टार्ट कर देगा ट्रांसफार्मर को। ये ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करेगा, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ से वोल्टेज 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 130 वोल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, दिस सर्किट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 12 वोल्ट फॉर पैनल वोल्टेज, 24 वोल्ट फॉर ऑडियो आईसी, 130 वोल्ट फॉर बैकलाइट के लिए। तो ये वोल्टेज यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर मुझे ये वोल्टेज प्रॉपर बनना चाहिए, लगातार बनना चाहिए, इसको मुझे सेंस कराना है। अभी सेंस फीडबैक देना है इस आईसी को, तभी तो ये वोल्टेज लगातार बनेगा। अगर मैं इसको फीडबैक नहीं दूंगा तो ये तो बंद कर देगा ना। तो मैं यहाँ से 130 वोल्ट, क्योंकि ये वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, इसको ही मैं सेंस कराता हूँ। तो ये वोल्टेज को मैं सेंस कराता हूँ, ये वोल्टेज को भी सेंस करा रहा है, ये वोल्टेज को भी सेंस करा रहा है, ये वोल्टेज को भी सेंस करा रहा है, तीनों वोल्टेज को सेंस करा रहा है इसमें। तो यहाँ पर हमने एक आईसी देखा है 431 आईसी, जो कि हमारे टीवी में भी यूज होता है, TL431। तो ये ट्रांजिस्टर इससे एक रजिस्टर 680K का 430, और यहाँ पर मेगा ओम्स में है 4.7 मेगा ओम्स का, आप देख सकते हो 4.7 मेगा ओम्स का। तो जितना वोल्टेज ज़्यादा उतना वोल्टेज का रजिस्टेंस भी ज़्यादा है। अब ये इसको तीनों के कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करने के बाद एक 431 आईसी के अंदर क्या रहता है, आप देख सकते हैं जीना डायोड है, और उसको ही सेंस करा रहा है। उसके बाद ही यहाँ पर एक फीडबैक मतलब एक ऑप्टो कपलर लगाया है, ये ऑप्टो कपलर इसके फीडबैक को जाएगा। फीडबैक मतलब यहाँ से ही स्टैंड बाय, ठीक है, यहाँ पर स्टैंड बाय लिखा है। और दूसरा एक पिन कौन सा है, RF मीन। तो ये दोनों पिन को जाएगा, जिससे कि ये वोल्टेज लगातार बनता रहेगा। और यहाँ पर इसका भी ये भी कैसा एक वाइब्रेशन, मतलब एक 50% ड्यूटी साइकिल के साथ में अपनी फ्रीक्वेंसी निकालेगा। 50% मतलब जितना टाइम ऑफ रहेगा उतना टाइम ही ऑन रहेगा। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर कि फुल ब्रिज बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 मॉसफेट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर फुल ब्रिज बनाया है। तो जब ये ऑन रहेगा तब ये ऑफ रहेगा, जब ये ऑफ रहेगा तो ये ऑन रहेगा, या ये जब ये ऑन रहेगा तो ये ऑफ रहेगा। तो इसका 50% ड्यूटी साइकिल के हिसाब से निकला। 50% ड्यूटी साइकिल मतलब जितना टाइम ऑन उतना टाइम ऑफ, ठीक है। जब इस तरह से मैं अगर बात करूं, मैं यहाँ पर एक वेबफॉर्म बनाता हूँ, किस तरह से है, इस तरह से पकड़ सकते हो कि जितना टाइम मैं इसको ऑन करूँगा इतना टाइम मैं इसको ऑफ करूँगा, दोनों का इस तरह से रहेगा। 50% ड्यूटी साइकिल इसको बोलेंगे। समझ लो कि मेरा जो फर्स्ट वाला मॉसफेट है, यहाँ पर कौन सा, ये वाला मैं समझ लेता हूँ। और इससे दूसरा भी एक साइकिल रहेगा, क्योंकि जो अभी समझ लो ये साइकिल मैं इसको दे रहा हूँ, ये साइकिल मैं इसको दे रहा हूँ। तो ठीक अभी जब ये प्लस है तभी मैं इसको माइनस करता हूँ, मतलब नीचे साइड में रखता हूँ, और तभी इसको मैं प्लस साइड रखता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी मैं इसको लगातार दे रहा हूँ। तो मतलब जब ऊपर वाला ऑन रहेगा तो नीचे वाला ऑफ रहेगा, जब नीचे वाला ऑफ रहेगा तो ऊपर वाला ऑन रहेगा। इस तरह से फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि जब ये ऑन रहेगा तब ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, इस तरह से है। तो
तो इसका ये 50% ड्यूटी साइकिल कैसे निकल रहा है वो डिसाइड करेगा ये ऑसिलेशन सर्किट, ये आरसी सर्किट ही डिसाइड करता है 50%। इसके मैं रेजिस्टेंस में हेर फेर करता हूँ तो ये अपना ड्यूटी साइकिल भी चेंज करेगा। तो ये आरसी ऑसिलेशन आपने वो 555 आईसी पढ़ा रहेगा। 555 आईसी ऐसा एक मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम करता है, वह बोल सकते हैं कि वह उसके अंदर हम अलग अलग फ्रिक्वेंसियाँ निकाल सकते हैं। तो उसके अंदर जैसे हम चाहे कौन सी पिन उसकी आउट होती है मुझे याद नहीं आ रहा है, 3 की 5 होता है, तो उसके अंदर से हम कैपेसिटर का वैल्यू चेंज करते हैं या रजिस्टर का वैल्यू चेंज करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी में हमको चेंजेस दिखता है। इसी तरह से आईसी भी बनाई गई है, अगर मैं इसके रजिस्टर कैपेसिटर के वैल्यू में चेंज करूँगा तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगा। तो यहाँ पर जो एक कैपेसिटर और रजिस्टर लगाया है इसके वैल्यू में चेंजेस नहीं करना है, जेरो नंबर लगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर वो कैपेसिटर कपलिंग के लिए लगा है तो सेम नंबर लगाइए, क्योंकि यहाँ पर ये इसका ऑसिलेशन डिसाइड कर रहा है। अगर मैं इसको कुछ गलत वैल्यू लगाता हूँ, अगर 4.7 की जगह में मैं 6.3 लगाता हूँ या अलग वैल्यू लगाता हूँ तो इसके होगा क्या, इसकी फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आएगा। तो इससे वजह से क्या होगा, ये हमारा मॉसफेट बार बार उड़ाएगा, है कि नहीं। ये आईसी भी ज़्यादा हीट हो गई क्योंकि इसका ऑसिलेशन अलग हो गया ना, तो इसलिए आईसी भी उड़ा देगा, ये मॉसफेट भी उड़ा देगा। तो इसलिए हमको ये सब केयरफुली करना रहता है। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या सर्किट बनाया है। अभी इसको मैं बोल रहा हूँ प्रोटेक्शन सर्किट, जो ये सर्किट मैं पतला सा मार्क किया हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं बोल रहा हूँ प्रोटेक्शन सर्किट। क्यों, अभी रीजन देखते हैं। यहाँ पर देखो हर एक वोल्टेज को सेंस कराया है एक अलग तरीके से, सेंस कराया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक रजिस्टर और एक जीना डायोड, एक रजिस्टर एक जीना डायोड, एक रजिस्टर या यहाँ पर 2 जीना डायोड मार के सेंस कराया। सेंस कर अगर इसमें से अगर कोई भी वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो होगा क्या, अगर समझ लो कि ये हमें यहाँ पर 130 वोल्ट का ही जीना डायोड लगाया है, यहाँ पर 12 वोल्ट का जीना डायोड लगाया है, यहाँ पर 24 वोल्ट का जीना डायोड। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर बढ़ता है लग बाई चांस, अगर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ता है या कोई यहाँ से कंपोनेंट खराब हुआ, लीकेज हुआ, तो होगा क्या, यहाँ का वोल्टेज कम ज़्यादा होगा या बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो होगा क्या, ये पर्टिकुलर डायोड अगर 130 के लिए लगाया है, अगर 140 वोल्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा। तो होने से क्या होगा, ये जैसे ही शॉर्ट होता है जीना डायोड ये ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट कर देगा। ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होने के बाद ये ट्रांजिस्टर भी एक्टिवेट हो जाएगा, हुआ कि नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, देखो कास्केड मैनर में आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये ट्रांजिस्टर, अभी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर 5 वोल्ट आके रुका हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट या फिर 10 के लिए है 5 वोल्ट आके रुका हुआ है। ये वोल्टेज नीचे नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगा ये तो ऑन हो जाएगा, तो ये 5 वोल्ट को ग्राउंड कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। जैसे ये 5 वोल्ट ग्राउंड करेगा, और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है, तो जैसे यहाँ का वोल्टेज 0 हो जाएगा, ये जो है पीएनपी जो है निगेटिव वोल्टेज ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ये भी ऑपरेट हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा नहीं। जैसे ही ये ऑपरेट हुआ ये भी ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट होने क्या करेगा, 5 वोल्ट पुल कर देगा नीचे ग्राउंड को, देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट नीचे ही ग्राउंड पुल कर देगा। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, पुल करेगा ग्राउंड को। ग्राउंड को पुल करने से क्या होगा, ये हमारा जो एलईडी ग्लो हो रहा था वो ग्लो होना बंद हो जाएगा। ग्लो होना बंद हो जाएगा मतलब कि मेरा जो ये वोल्टेज पास हो रहा था 14 वोल्टेज जो कि पीएफसी को ड्राई कर रहा था और इसको ड्राई कर रहा था, ये बंद हो जाएगा, ड्राई होना बंद हो जाएगा ना। तो होगा क्या कि ये ऑन तो आएगा, पीएल ये जो पावर सप्लाई ऑन तो आएगा, लेकिन जो यहाँ का कोई लीकेज रहेगा तो ये ऑन ही नहीं करेगा सर्किट, ना ही पीएफसी सर्किट ना ही ये लीनियर वोल्टेज का। तो सर्किट ऑन नहीं होगा मतलब मेरा जो सर्किट है, जो मेरा ही पावर सप्लाई वो स्टैंड बाय में ही रहेगा। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन सर्किट बनाया है कि इस तरीके से कि अगर इसमें कुछ भी लीकेज आया तो ये सीधा ये सर्किट एक्टिवेट कर जाएगा। एक्टिवेट होने से क्या होगा, ये पीएस ऑन को ही बंद कर देगा। पीएस ऑन जो आ रहा है वो पीएस ऑन ही जो है यहाँ पर इसको एक्टिवेट करता है ट्रांजिस्टर को, तो एक्टिवेट करना बंद हो जाएगा। अगर एक्टिवेट भी होगा तो सीधा ही क्या करेगा, वोल्टेज सीधा ग्राउंड हो रहा है यहाँ से 5 वोल्ट ना, तो एलईडी ग्लो ही नहीं होगी। एलईडी ग्लो ना होगी, ना ही फोटो ट्रांजिस्टर ना ही ऑन होगा। अगर फोटो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो ये ना ही इसको बेस को सर्किट को इसके बेस को वोल्टेज मिलेगा, ना ही ये वोल्टेज ना ही ये 14 वोल्ट इधर पास होगा। अगर 14 वोल्ट इधर नहीं पास होगा तो ये सर्किट भी ऑफ, ये सर्किट भी ऑफ, ना ही तुम्हारा 390 वोल्ट 390 वोल्ट भी नहीं बनेगा और ना ही तुम्हारा ऐसा वोल्टेज बनेगा। इस तरह से हमारा जो सर्किट है काम करता है। तो ये रहा पूरा सर्किट का डिस्क्रिप्शन। अभी मैं आपको इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ एकदम अच्छे तरीके से, जो है कि अभी मैं आपको एक एक सर्किट को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इसमें सर्किट को एक्सप्लेन ना करूँ, आपको एक एक सर्किट जो कि ये पीएफसी सर्किट किस तरह से काम करता है, अभी मैं आपको ये ओवरव्यू दे दिया कैसे कैसे काम करता है।
तो ना ही मैंने यहाँ पर पीएफसी सर्किट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं किया हूँ, ना ही आपको मैं पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया हूँ। बस स्टैंड बाय सर्किट को आपको उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको पीसीसी मिल गया और यहाँ पर ये इस पे ऊपर वोल्टेज आ गया 390 वोल्ट, तो सीधा एक्टिवेट करके 5 वोल्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल सर्किट हमारे टीवी जैसा ही है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन दूसरा जो एक सिग्नल के ऊपर डिपेंड है, जिसको हम बोलते हैं पीएस ऑन, उसके ऊपर डिपेंड है, तो उसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। और बूस्टिंग सर्किट यहाँ पर जो नई चीज़ है, बूस्टिंग सर्किट जो है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि बूस्टिंग सर्किट ये बहुत ही जगह यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप सर्किट, या वोल्टेज को बढ़ा देता है। बूस्ट मतलब वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज को बढ़ाने के जो बूस्टिंग सर्किट होता है, एक इंडक्टर कॉइल या ट्रांसफार्मर हो सकते हैं और एक डायोड, उसका एक पैकेज है, मतलब एक फैमिली है, हो सकते हैं आप उसको। ये दोनों इसके अंदर रहेगा ही रहेगा, और एक ड्राइवर आईसी रहेगा। बिना इसके ना ही वोल्टेज को बूस्ट हो पाएगा, क्योंकि ये ना ही इंडक्टर रहेगा, तो डायोड तो बूस्ट करेगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि इंडक्टर रहना जरूरी है, जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ये स्टोर कब कैसे होती है, किस तरह से होती है, कैसे इंडक्टर काम करता है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आगे आने वाले वीडियो में। तो पावर सप्लाई रिपेयर करना बहुत ईजी है, लेकिन आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि किस तरह से सर्किट हमारा काम करता है। तो आपको, मुझे आई होप कि आपको पूरी तरह से सर्किट को समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने इतनी ईजी तरीके से आपको समझाया हूँ कि आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये सर्किट, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, एक नेट से ही डाउनलोड किया हूँ। तो आप भी नेट पे ऐसा सर्च मारोगे पीएफसी एलसीडी टीवी पीएफसी सर्किट, तो आपको शायद मिल जाएगा ये सर्किट डायग्राम। मैंने भी इसी तरीके के सर्किट से मारा था। मुझे चाहिए कैसा था कि पूरा सर्किट एक ही पेज पे चाहिए था, क्योंकि अगर अलग अलग पेज पे रहेगा तो आपको समझाने में भी दिक्कत आएगी। इसीलिए यही मुझे लगा कि एक पेज पे ही है, तो ये समझाने में थोड़ा आपको ईजी रहेगा। तो इस तरह से है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।